टोटल इनकम और टैक्स पेबल का तीसरा स्टेप है प्रत्येक शीर्षक में आय की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। अभी हमने पिछले स्टेप में हमारी आय को अलग अलग हेड्स में डिवाइड किया था। अब क्या करेंगे, उनको कैलकुलेट करेंगे कि किस हेड में कितनी आय है। उससे पहले कई प्रकार की छूटें होती हैं, एग्जेम्पशंस, और कुछ कटौतियाँ होती हैं। उनको घटाने के बाद हर हेड का टोटल होता है। छूटों में जैसे खेती से किसी भी प्रकार की आय होती है वह टैक्सेबल नहीं होती है, तो उस आय को हम हमारी कुल आय में नहीं जोड़ेंगे। इसके अलावा कुछ आय ऐसी होती हैं जो पार्शियली मतलब आंशिक रूप से कर मुक्त होती हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, हाउस रेंट, शिक्षा भत्ता, मतलब इस तरह से। तो जिस सीमा तक वो टैक्स में छूट है उस सीमा तक की आय को हम टोटल इनकम में नहीं जोड़ेंगे, उससे ऊपर की आय को हम टोटल इनकम का पार्ट मानेंगे। जैसे कि ये मान लीजिए कि किसी कर्मचारी को एक भत्ता दे रहे हैं, मान लीजिए एजुकेशन भत्ता मिल रहा है किसी आदमी को, तो सरकार ने ये कह रखा है कि 500 रुपये तक वह उस भत्ते पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसको कंपनी 800 रुपये दे रही है, तो 500 रुपये पे उसको टैक्स, 500 रुपये उसकी आय में नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन ऊपर का 800 है ना उसका, तो ऊपर के जो 300 रुपये हैं वह उसकी कुल आय में जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार के से कटौतियाँ होती हैं, कुछ डिडक्शंस। तो जैसे कि मकान संपत्ति से किसी भी प्रकार की आय गणना के लिए हमें नगर पालिका का टैक्स, अगर आदमी ने किसी प्रकार का लोन ले रखा है तो उसका जो ब्याज जाता है उसको भी हमें घटाना पड़ता है। उसके बाद हर हेड की टोटल इनकम को कंप्यूट करना पड़ता है। चौथा स्टेप है जीवन साथी या माइनर बच्चों आदि की आय का मिलान करना, मतलब क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर चाइल्ड एक्सेट्रा। कभी कभार हमारे व्यक्ति के संबंध में ना कुल आय स्लैब के अकॉर्डिंग होती है। जैसे आय बढ़ती है वैसे ही टैक्स की दरें बढ़ती हैं। तो उच्च आय वर्ग में जो करदाता आते हैं वह उसका बोझ, टैक्स का बोझ करने के लिए क्या करते हैं, अपनी आय का कुछ हिस्सा बच्चों की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपनी साथी की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। उसके लिए, उसको रोकने के लिए क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रावधान लेके आए, जिसमें जीवन साथी और वह माइनर बच्चे मतलब 18 साल से कम बच्चों की आय को जोड़ा जाएगा, जिससे अपनी आय को कर बचाने के लिए अपने जीवन साथी की आय दिखाई जाती है, वह नहीं दिखा पाएंगे। 5वां स्टेप है हानि की पूर्ति व आगे ले जाना, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। करदाता एक ही आय के शीर्षक में अलग अलग सोर्सेज से इनकम करता है। जैसे कि कोई भी, अब मान लो कि बिज़नेस से आदमी बिज़नेस साइड में 2 व्यापार कर रहा है, एक कपड़े का और दूसरा प्रिंटिंग का। तो एक में लाभ होता है और दूसरे में नुकसान होता है, तो जो उससे वो सेट ऑफ कर सकता है। मतलब अगर कपड़े के व्यापार में उसको 5,000 का लाभ हो रहा है और प्रिंटिंग में उसको 4,000 का नुकसान हो रहा है, तो वह 4,000 की भरपाई वो 5,000 में से करता है। मतलब उसके पास लाभ कितना बचा, 1,000 का, तो वह 1,000 उसकी इनकम का पार्ट होगा। ठीक है। इसी प्रकार से कभी कभार क्या होता है, अलग हेड होते हैं, अलग अलग हेड से
भी आदमी एडजस्ट कर सकता है। जैसे व्यापार में जो नुकसान हुआ वह हाउस प्रॉपर्टी से वह सेट कर सकता है। हालांकि कुछ मामलों में प्रतिबंध हैं, जैसे बिजनेस में किसी भी प्रकार की हानि हुई है उसको कोई व्यक्ति सैलरी हेड से सेट ऑफ कर नहीं सकता। इसी प्रकार किसी प्रकार की हानि जो चालू वर्ष में इसके अतिरिक्त ऐसी हानियाँ जिनकी चालू वर्ष में अपर्याप्त लाभ के कारण पूर्ति नहीं हो पाती, वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आने वाले वर्षों में पूर्ति हेतु आगे ले जा सकती है। मतलब इस वर्ष कोई भी किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, वह हमसे सेट ऑफ नहीं हो रहा है, तो वह उस लॉस को आगे के वर्षों में कैरी फॉरवर्ड कर देता है। वैसे ये दूसरे हेड से नहीं कर सकते, ज़्यादातर वह उसी हेड से सेट ऑफ किया जा सकता है। जैसे कि व्यापार से किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है, वह हाउस प्रॉपर्टी से सेट नहीं होगा।